डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस का जो गवर्नेंस है उसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आज देखने वाले हैं। और ये आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही जो साथी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको बतौर रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक ही क्वेश्चन को लगभग 5-6 बार उसकी बात को या भाषा को बदल के दिया गया, तो इससे ये फायदा होता है कि आपका रिवीजन बेहतर हो जाता है, ताकि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से देखते हैं। तो इसमें लगभग 100+ एमसीक्यूज हैं, तो इस पर जहाँ जरूरत होगी उस पर हम लोग थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये हम लोगों की स्ट्रेटजी है। और एक बार फिर मैं बता दूं कि आपके जो एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया है, ठीक। और पेपर 1 पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए तो एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है, पेपर 2 वाले अभी जून के फर्स्ट वीक में। तो और जो बीपीएससी पीजीटी वाले हैं उनका ये एक काम जरूर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिन में 2 बार जरूर देखें और उसकी स्टडीज को समझिए, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कौन सा सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का या पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिकल थिंकर या इंटरनेशनल रिलेशन या आपके या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, किस अनुपात में किस कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ का बाकायदा आप स्टडी कीजिए। और हम लोग प्रयासरत हैं मॉडल पेपर, जो 5 ऑप्शन वाले जो मॉडल पेपर हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 6 मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं और तमाम प्रैक्टिस सेट जहाँ से आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल हो सके हम लोग आपको प्रोवाइड कराने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बस आप लगे रहिए और पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शासनों को संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के रूप में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन देखिए। जैसा कि एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि अगर आप जैसे कई ग्रुप्स में या कई जो आपके तो यूट्यूब चैनल्स हैं, तो कई जगह ऐसा होता है कि वो आपको जानबूझ के क्वेश्चंस को टफ दे देते हैं ताकि आप थोड़ा सा परेशान हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया टफ टफ बनाया, हमको आता नहीं तो ये बढ़िया इसको हम पढ़े, आप पिछला छोड़ दें। बिल्कुल नहीं, जो भी कंटेंट आपके पास है, जो भी किताबें हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर है, उसको आप बस पढ़िए। बस इस समय जो आपका रिवीजन है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो वो जो लोग तमाम करेंगे ये अच्छा होगा उस पर मत जाइए। अमूमन क्या होता है कि जो 10% क्वेश्चन होंगे, यानी 100 में से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो किसी को नहीं आते हैं, उसमें आपका तुक्का ही काम करता है। तो आप उसको उन सब प्रश्नों को पढ़ने के चक्कर में अपना समय जाया ना करें। तो वहाँ भी आप भी तुक्का लगा सकते हैं। और ये मान के चलिए कि आपके 80 जो पॉलिटिकल साइंस में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 80 कैसे नहीं कर पाएंगे, ये भी मान के चलिए। तो इसको देखिए सोच कर नहीं घबराना है कि मेरे 60 सही हो रहे हैं, 65 सही हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो बस जो आपके पास है बस उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में किस आधार पर आप अंतर करते हैं। तो यह है कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर इनमें अंतर किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसदीय शासन प्रणाली निम्न में से कौन किसके प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो याद रखिएगा ये आपकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे कि ब्रिटेन और भारत में ये व्यवस्था है। तीसरा, संसदीय शासन सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ हुआ, कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन में। संसदीय शासन व्यवस्था का जनक ब्रिटेन है, संसदों की जननी ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है। संसदीय शासन को मंत्रिमंडलीय शासन के रूप में जाना जाता है, सही है। संसदीय शासन को उत्तरदायी शासन के रूप में भी जाना जाता है, ये कथन भी सही है। संसदीय शासन को स्थिर शासन के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल नहीं। ये 5 साल के लिए तो कहा जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं 5 साल तक सरकार चल पाए, उससे पहले भी आपकी सरकार मतलब कि भंग हो सकती है, सरकार गिर सकती है, तो इसलिए इसका निश्चित कार्यकाल नहीं है। 5वां प्रश्न है कि संसदीय शासन में राज्य प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है।
तो याद रखिएगा, जो संसदीय शासन व्यवस्था में जो राज्य का प्रमुख होता है वो नामात्र की शक्तियों का उपभोग करता है, बल्कि इसकी वास्तविक शक्तियों का उपभोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख कौन हो सकता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्य का प्रमुख होगा वो होगा मनोनीत व्यक्ति हो सकता है। जैसा कि भारत में निर्वाचन तो है, लेकिन बतौर आप उसको कह सकते हैं मनोनीत। ब्रिटेन में भी वही हाल है, मतलब कि सामने कुछ और है और पीछे कुछ और है, हकीकत में कुछ और है, बतौर हम उसको मनोनीत मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संसदीय शासन प्रणाली के शासन में वास्तविक शक्ति कहाँ निहित होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपकी मंत्रिपरिषद में शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 8वां प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था देता है, सही है। संसदीय शासन जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, ये कथन भी सही है। संसदीय शासन व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ सहयोग निश्चित होता है, ये भी सही है। तो स्वभावतः संसदीय शासन मंत्रिमंडल की तानाशाही को रोकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बल्कि इसमें मंत्रिमंडल की ही तानाशाही होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। 9वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में विभिन्न मंत्रियों को उनके विभागों को कौन बांटता है? तो 9वें का प्रश्न होगा, 9वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, बी राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसदीय शासन प्रणाली किस पर आधारित होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था है वो आपकी व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मिलने या उनके संबंधों के आधार पर स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री किस सदन से संबंधित होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो आपका प्रधानमंत्री है वो वह संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 13 देखिए कि संसदीय शासन प्रणाली में शासन का प्रमुख कौन होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। फिर 14वां प्रश्न है, संसदीय शासन को प्रायः किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो इसको हम क्या है, सामान्यज्ञों का शासन है, जर्नलिस्ट, यानी ये जो गवर्नेंस है, जर्नलिस्ट क्या है, ये सामान्यज्ञों का शासन है, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनका शासन है, विशिष्ट का नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसदीय प्रणाली के शासन में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही इसमें जो सही कथन है वो है आपका कि संसदीय शासन पक्षपात की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संसदीय शासन निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? तो किसके बिना संसदीय शासन कार्य नहीं कर सकता? तो होगा राजनीतिक दलों के बिना ये कार्य नहीं कर सकता, तो सी राइट आंसर होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में जो राजनीतिक दल है बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि संसदीय शासन मंत्री के द्वारा प्रशासन उपेक्षित होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि संसदीय शासन प्रणाली क्यों अच्छी है? संसदीय शासन प्रणाली इसलिए अच्छी है क्योंकि यह नीति की सत्यता में वृद्धि करती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पहले इसका विकास यूएसए में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति प्रणाली में राज्याध्यक्ष किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता है राष्ट्राध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 22 कि राष्ट्रपति प्रणाली में क्या राष्ट्राध्यक्ष को व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है? तो कठिन प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापिका उसे हटा सकती है, आसान नहीं है बल्कि असंभव मान लीजिए, असंभव तो कुछ नहीं होता लेकिन संभव भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है?
तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति होता है वो आपका राज्य और शासन दोनों का अध्यक्ष होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष अलग है और शासन व्यवस्था का अध्यक्ष अलग है, लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा नहीं है। तो अध्यक्षीय प्रणाली में किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर। जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये आपके जो राष्ट्र अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का लक्षण है? ठीक, तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का जो लक्षण है वो आपका कि स्थिरता है। इसमें जो सरकारें होती है एक निश्चित अपना कार्यकाल पूरा करती है, उससे पहले भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 26 कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? ठीक, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि उन लोगों से उन्हें लिया जाता है जो संसद के सदस्य नहीं है, यानी जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रपति प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो राष्ट्रपति प्रणाली की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि यह विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने में देश को समर्थ बनाती है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 किस विद्वान के अनुसार मंत्रिमंडल संसद की स्थायी समिति है? ये हैं विद्वान आपके लास्की महोदय। क्वेश्चन नंबर 29 राष्ट्रपति शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा आपसे, सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुदलीय देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, विधानमंडल या उसके सदन प्रायः लोकप्रिय सदन के प्रति कानूनी रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है। किसने कहा? तो बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये कथन है आपका गार्नर महोदय का। 32 है, संसदीय प्रणाली का सर्वप्रथम बीजारोपण कहाँ हुआ? तो संसदीय शासन प्रणाली का सर्वप्रथम उद्भव या विकास या बीजारोपण ब्रिटेन में हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली का इनमें से क्या दोष है? यानी जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली की जो कमी है कौन सी कमी है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका में अक्सर संघर्ष होता रहता है। तो डी राइट आंसर होगा। इसमें जुडिशियल और जो आपकी जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव दोनों में हमेशा लगभग कॉन्फ्लिक्ट या मतलब कि क्लैश होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभाग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं किंतु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अवरोधों और संतुलनों का प्रयोग करते हैं तो ऐसी शासन प्रणाली क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, सरकार के वर्गीकरण की संसदीय और अध्यक्षात्मक रूप में से किनके संबंधों के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच संबंधों के आधार पर संसदीय शासन व्यवस्था और दक्षात्मक सरकार शासन व्यवस्था में आप वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका कार्यपालिका आपके प्रति उत्तरदायी। ये गलत है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि जवाबदेही संसदात्मक शासन का मुख्य लक्षण है तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य लक्षण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संसदीय शासन को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। यह वह शासन पद्धति है जिसमें संसद सर्वोच्च होती है और कार्यपालिका उसके अधीन कार्य करती है।
दो कार्यपालिकाएं होती हैं, एक स्टेट की, एक राज्य और सेंट्रल की। ठीक, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। ठीक, तो इसके सभी आंसर सही हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व कैसा होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो आपका मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है, एक व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक दोनों होता है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से भी उसका उत्तरदायित्व है, मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी उत्तरदायित्व है क्या। क्वेश्चन नंबर 41 कि किसने कहा कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण में जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल का निर्माण भी होगा और उसकी समाप्ति यानी मृत्यु भी होगी। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी, ये कथन आपका लास्की महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 42 कि संसदीय शासन का क्या अर्थ है? तो संसदीय शासन का क्या अर्थ है? तो संसदीय शासन का अर्थ है कि एक ऐसा शासन जो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि संसदीय शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणाली की अपेक्षा लचीली होती है। ये कथन आपका सही है, पहला कथन सही है। पहला कथन इसमें सही है। ठीक, दूसरा कथन देखिए कि इसमें आवश्यकता अनुसार शीघ्रता से कार्य संपादित किया जा सकता है, ये भी सही है, पहला दूसरा सही हुए। इसमें सरलता से परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी तीनों कथन सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं, तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इस संसदीय प्रणाली उत्तरदायित्व निर्देशन एवं प्रभुसत्ता की एकता की समर्थक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में उत्तरदायित्व ही अंग रहता है, अतः शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संघर्ष असंभव है। यह कथन किससे संबंधित है, किसका कथन है? तो ये कथन है आपका विलोबी का, तो सी राइट आंसर होगा विलोबी। क्वेश्चन नंबर 45 है संसदीय प्रणाली के तथ्य को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि यह एक हाइफन है जो जोड़ता है, यह एक बकल है जो बांधता है विधायिका एवं कार्यपालिका को एक अटूट बंधन में जोड़ता है और बांधता है, कौन कैसा ही हाइफन है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये कथन है आपका वाल्टर बेजहॉट का, तो डी राइट आंसर होगा बेजहॉट। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक व्यवस्था में होती है, यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो उसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका के शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है, ये भी है। राष्ट्रपति को महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से पदच्युत नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका है। तीनों ही कथन सही है राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की, तो डी राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 है अध्यक्षात्मक शासन में, तो अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र स्पष्टता विभाजित होता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर है, सही है। और सरकार का अध्यक्ष ही राज्य का अध्यक्ष होता है, ये भी कथन सही है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न होकर प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तीनों कथन सत्य है। तो डी राइट आंसर को प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है वो स्वयं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि संसद के प्रति, न कि विधायिका के प्रति। क्वेश्चन नंबर 49 अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था विद्यमान है कहाँ, यानी किस देश में अध्यक्षात्मक सरकार विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, बाकी कनाडा, भारत और ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो आपका राष्ट्रपति है वो क्या है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 ये आपको मैच करना है, सम्मिलित करना है।
कि स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता ही है। ये आपका लास्की का कथन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी व हानिकारक है। ये कथन आपका एस्मिन का है। और संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दलबंदी की बुराइयां कम हो जाती हैं और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होता है। ये बेजॉट का कथन है, सही है। अध्यक्षात्मक सरकार युद्ध काल एवं संकट के लिए अच्छी है। ये गिलक्राइस्ट का कथन है। तो ए राइट आंसर होगा, सभी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिक व्यवस्थापिका में अंतःपाषण का क्या अभिप्राय है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों का सम्मिश्रण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 कि संसदीय शासन प्रणाली के महत्व को स्पष्ट करते हुए किसने लिखा है कि यह यानी संसद वह मंच है जहां राजनीति का नाटक खेला जाता है। यह राष्ट्रीय विचारों का रंगमंच है। यह विद्यालय है जहां भावी राजनीतिक नेताओं का प्रशिक्षण होता है। ये किसका कथन है और ये कितनी बड़ी बात कहा उसने? तो ये कथन है आपका बर्न का। क्वेश्चन नंबर 54 संसद की शक्ति की पुष्टि होती है। तो संसद की शक्ति संपन्नता की पुष्टि किसके माध्यम से होती है? तो इसमें चारों ऑप्शन शामिल हैं, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 55 है अध्यक्षात्मक प्रणाली शक्ति पृथक्करण के बजाय शक्तियों की परस्पर मिश्रित या साझेदारी पर आधारित है। उक्त वक्तव्य किस विद्वान का है? ये कथन है आपका किसका? तो ये रॉबर्ट सी बोन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्रांस की शासन प्रणाली अर्ध अध्यक्षात्मक है। यह कथन किसका है? ये कथन है आपका ला पोलम्बोरा का। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल ऐसी सामूहिक संस्था है जो एक व्यक्ति की तरह उत्तरदायित्व का हिस्सेदार होती है। यह कथन किसका है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर मर्कल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 58 अध्यक्षात्मक शासन को स्वेच्छाचारी, अनुत्तरदायी व हानिकारक सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि यह किसका कथन है कि संसदीय शासन की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दलबंद की बुराइयां कम हो जाती हैं और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन होता है। तो 59 का राइट आंसर होगा कौन सा? तो सी, बेजॉट। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में सत्य जोड़े को बताइए। इसमें कौन सा जोड़ा सम्मिलित है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा कथन? तो सारे कथन सही हैं। ये कोड जो है आपको याद कर लीजिए कि संसदीय शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित संसद पर निर्भर है। वैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष है। संसदीय शासन का प्रमुख नियम क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व और संसदीय शासन मंत्रिमंडल रूप मेहराब की आधारशिला है कौन? प्रधानमंत्री। तो चारों सही है, तीनों सही है। तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 कि संसदीय प्रणाली निर्भर है किस पर? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस पर निर्भर है? याद रखिएगा वो राजनीतिक दलों पर निर्भर है। 62 है कि भारत में कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह अधिक से अधिक 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कि संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्रिपरिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो 63 का राइट आंसर होगा तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अविश्वास प्रस्ताव पास करके। क्वेश्चन नंबर 64 है संसदीय सरकार में सर्वोच्च स्थिति किसको प्राप्त होती है? तो संसदीय सरकार में जो सर्वोच्च स्थिति है वो संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 65 इस कार्यप्रणाली का सार यह है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की समिति है जिसमें लोकतंत्र की प्रगति के साथ लोकसभा की समिति बन जाने की प्रवृत्ति होती है। यह कथन किसका है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी एफ स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर
66 है एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नाम पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक किसने लिखी है, किस पुस्तक के लेखक कौन है। एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेवी वर्निंग। 67 कि डेवी वर्निंग के अनुसार में से कौन सा तथ्य संसदीय सरकार का लक्षण नहीं है। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवस्था में संसद शक्ति का केंद्र नहीं होती है, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री में से कौन सा कार्य करता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री है उपरोक्त सभी कार्यों का जिम्मा अपने सर पर लिया है इन्होंने। ठीक, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडलीय निर्णयों में खुलापन पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। 71 निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन की नहीं है। तो 71 का राइट आंसर होगा एक तो अनिश्चित कार्यकाल, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बिल्कुल नहीं, दोनों गलत हो गए, और गोपनीयता, बिल्कुल नहीं, मंत्रिमंडल के निर्णयों के संबंध में, तो तीनों ही इसमें शामिल नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 कि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है कि संसदीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका की आलोचना को नहीं चाहती, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 किस प्रकार की शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना पाई जाती है। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय शासन प्रणाली में, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है इनमें से कौन सा तथ्य संसदीय शासन के दोष को परिलक्षित करता है। तो है आपका कि मंत्रिमंडलीय सरकार नौसुखियों की सरकार होती है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 छाया मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से कहां पर होता है। तो छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट का निर्माण जो है वो कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस देश की शासन प्रणाली में अवरोध और संतुलन का समावेश पाया जाता है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि सिडनी लॉ के अनुसार निम्न में से संसदीय शासन प्रणाली के लाभ को परिलक्षित करता है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था के कौन कौन से लाभ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 कथन और कारण है कि संसदीय सरकार उच्च कोटि का शिक्षण प्रदान करती है। ये कथन आपका सही है, ठीक। और कारण देखिए संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का संगठन लोगों में राजनीतिक जागृति पैदा करना है, ये कथन आपका सही है। दोनों कथन सही होंगे, तो ए और आर, ए की सही व्याख्या आर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 79 देखिए कि निम्न में से कौन सा गुण संसदीय सरकार का है। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों मैं आपसे बता दूं कि हम लोग जो आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीति विज्ञान है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर और तमाम जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है उसको हम लोग आपको अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो अगर आपको पेड पीडीएफ भी की ज़रूरत है तो भी आप इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए इनमें से कौन सा गुण संसदीय सरकार का है। तो संसदीय सरकार का कौन कौन सा गुण है, तो आपका स्थानीय स्वशासन के विकास की दृष्टि से उपयुक्त शासन, ये राइट आंसर होगा। इसमें उत्तरदायित्व एक ही स्थान पर केंद्रित होता है, सही है। और प्रदत्त विधान इसको एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली बनाती है, तो डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80
कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संसदीय शासन प्रणाली के दोषों को प्रदर्शित करता है। नहीं, संसदीय शासन व्यवस्था की जो कमियां हैं उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केवल इसमें से जो 81 है उसका राइट आंसर देखिए, अमेरिका में केवल क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, और फ्रांस में अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, किस प्रकार के शासन में कार्यपालिका सीधे जनता के प्रति होती है। यह आपका संसदीय शासन, डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा लक्षण अध्यक्षात्मक सरकार का नहीं है। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल नहीं, ये अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, बल्कि संसदीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, किस प्रकार के शासन में एकल कार्यपालिका को व्यवस्था का भंग करने का अधिकार नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्षात्मक सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा तथ्य अध्यक्षात्मक सरकार का गुण प्रदर्शित करता है। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86 है, मंत्रिमंडल अधिनायकत्व का भय किस प्रकार की शासन प्रणाली में नहीं पाया जाता है। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 87 है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। किस आधार पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पर। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्न में से कौन सा विचारक अध्यक्षीय शासन प्रणाली को निरंकुश, गैर जिम्मेदार एवं खतरनाक कहता है। तो 95 का राइट आंसर होगा क्या, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेजहॉट। 96, संसदीय सरकार का मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है किसके प्रति। तो संसदीय सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, तो है आपका संसद के प्रति। और क्वेश्चन नंबर 97, की संसदीय सरकार क्या है। तो संसदीय सरकार जो है आपकी कि निर्णयों में सरलता और कार्य में शक्ति की व्यवस्था करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं किसके प्रति। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ, राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 99, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 100, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण क्या है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जो प्रमुख गुण हैं, एक तो शासन में कुशलता, प्रशासन की कुशलता और शासन में स्थायित्व, तीनों है। तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। तो जनता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 102, किस शासन व्यवस्था में कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो कार्यपालिका है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसदीय शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 103 है, अध्यक्षीय व्यवस्था की सरकार का आवश्यक तत्व यह है कि इसमें। तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कि इसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका तथा विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 105, इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो इंग्लैंड में विधि के शासन का अर्थ यानी रूल ऑफ लॉ जो ब्रिटेन में है, जो कि एविड डाइसी के द्वारा दिया गया, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता निहित होती है किसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। ठीक। 107 देखिए कि वास्तविक कार्यपालिका तथा नाममात्र की कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय शासन व्यवस्था। 108, अध्यक्षात्मक सरकार को गिलक्राइस्ट ने कैसे सरकार माना है? तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध एवं संकट काल के लिए अच्छी। क्वेश्चन नंबर 109, कि संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर होता है किस पर? तो ये निर्भर है आपका दो दलीय व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 110 है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में क्या होगा? तब होगा कि मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, कथन और कारण, संसदीय व्यवस्था के सहज संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। ये कथन आपका सही है, ये सही है। ठीक, ये कथन सही है क्योंकि सार्वजनिक महत्व के मामलों में राजनीतिक दल जनसाधारण की अभिरुचि जागृत करते हैं तथा इन्हें शिक्षित करते हैं। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, एक की सही व्याख्या बी है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि संसदीय सरकार का क्या अर्थ है? तो संसदीय सरकार का अर्थ है कि वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 113, संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि? 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जनता की अपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114, कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्र, तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका जो आपकी संसदीय शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का लगभग 100 से अधिक प्रश्नों का संग्रह, जो कि बतौर रिवीजन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इसे, और खासकर जो लोग एसटेट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है।